प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आ गई हूँ आज का नया वाला लेक्चर। और जो हमारा चल रहा है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 9, ठीक है। और खत्म होने ही वाला है चैप्टर, चिंता मत करो, ज़्यादा दिन नहीं है इसके, गिने चिने कुछ दिन बचे हैं, फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। आई होप आपके कुछ बैकलॉग में कमी आई हो इन छुट्टियों में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिकी, फास्फोरस चक्र, कार्बन चक्र पढ़ चुके हैं, ऊर्जा स्थानांतरण तंत्र, भंडारण कैसे होता है इसका, और चक्रण कैसे होता है, जो हमने कार्बन में भी पढ़ा था। ठीक है, वैसा ही है कैसे आता है नेचर के अंदर और कैसे इसका रिसाइकलिंग होता है, यही हमें पढ़ना है। अब फास्फोरस और सल्फर का ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। फास्फोरस जो है वो भी फॉस्फेट के रूप में आता है और सल्फर जो होता है वो भी सल्फेट की फॉर्म में आता है। ये भी चट्टानों से आता है प्रकृति के अंदर, और सल्फेट जो है या सल्फर जो है वो भी चट्टानों के फॉर्म में आता है। तो आपकी बुक में तो सल्फर का कोई ऐसा डिटेल नहीं दे रखा, लेकिन दोनों का सेम सा ही रहता है। नीट के हिसाब से थोड़ा सा मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि वो किस फॉर्म में आता है। चलिए, पारितंत्र फास्फोरस चक्र क्या है, यानी इकोसिस्टम फास्फोरस साइकिल क्या है। तो मैंने अभी जैसे कहा कि फास्फोरस जो है हमें नेचर में चट्टानों से मिलता है, रॉक जितनी भी होती है आपकी। अच्छा, ये कौन से चक्र पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आया? इससे पहले हमने कार्बन चक्र पढ़ा था जो कि गैसीय चक्र था। ये कौन से है, ये अवसादी चक्र है ना। ये बात हम पहले कर चुके हैं, जब हमने कार्बन शुरू नहीं किया था उससे पहले ही बात कर चुके हैं, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। ये अवसादी है भाई, चट्टानों से मिल रहा है हमें। तो चट्टानों में जो नदी किनारे चट्टानें होती है या आसपास की चट्टानें होती है, धूप, टेम्परेचर, बारिश, इनसे धीरे धीरे जो चट्टानों के अंदर फॉस्फेट होता है, जो चट्टानों के अंदर फॉस्फेट होता है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लग जाता है, घुलनशील होने लग जाता है। या फिर नदी के किनारे पानी बार बार किसी चट्टान से टकरा रहा है ना, तो वो उससे आपने देखा होगा चट्टानें, नदी के किनारे जितनी भी चट्टानें होती है उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है। जैसे जैसे उस पर लेयर टकराती है ना, लहरें आती है, तो उसका एक शेप होता है। ये शेप क्यों होता है? क्योंकि पानी अपने प्रेशर से चट्टान को भी शेप दे देता है, इतना प्रेशर होता है पानी के अंदर। तो अभी क्या है, ये फॉस्फेट धीरे धीरे किसी भी कारण से, चाहे तो चट्टान पे बहुत टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पड़ रहा है, गर्मी के दिन है, फिर बारिश हो रही है, तो चट्टानों से फॉस्फेट जो है घुल के किसके अंदर आ जाता है, पानी के अंदर आ जाता है। पहले मैं आपको शॉर्ट में स्टोरी समझा देती हूँ, उसके बाद हम इसको डिटेल में यहाँ पे देख लेंगे। फिर वहां से क्या होगा, वहां पे नदी में जितने भी आपके पौधे हैं, जू प्लैंक्टॉन्स है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, ये सब फॉस्फेट को ग्रहण कर लेंगे। ये जो है नेक्स्ट पीढ़ी में जाएंगे, जो इनको खाएंगे, है ना, उपभोक्ता, उनमें जाएंगे। उपभोक्ता से फिर और नेक्स्ट पीढ़ी में मांसाहारी शाकाहारी की जो सीरीज चलेगी, खाद्य श्रृंखला, उसमें होते होते ये सबसे हायर कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। उसके बाद वो मर जाएंगे। मरने के बाद जब उनका डी जनरेशन होगा, जब वो मिट्टी में मिलेंगे, तब वापस से फॉस्फेट कहाँ आ जाएगा, सॉइल के अंदर आ जाएगा। बस यही एक साइकिल है जैसा कार्बन में चल रहा था। तो ज्यादा कोई ऐसा टफेस्ट नहीं है। लेकिन फास्फोरस कहाँ कहाँ काम में आता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो आप देखो, डीएनए फास्फोरस है, डीएनए बनाया था। डीएनए में क्या किया था, पेंटोस फॉस्फेट शुगर की चेन बनाई थी, वहां पे फॉस्फेट है ना। प्लांट के अंदर भी बहुत सारे, न्यूक्लिक अम्ल के अंदर हम जो बोल रहे हैं डीएनए है, तो उसमें फॉस्फेट है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड बनी हुई है, तो उसमें भी क्या है, फॉस्फेट है। हम जो बातें करते हैं एटीपी की, बड़ी बड़ी जीटीपी की, ये क्या है, ये सब फॉस्फेट है। इनके सबके आगे फॉस्फेट, एनर्जी का सोर्स है फॉस्फेट। तो इन सब जगह पे फॉस्फेट है। ये फॉस्फेट हमारे लिए उतना ही जरूरी है क्योंकि हमारे संरचनात्मक फॉर्म में भी ये काम में आ रहा है, डीएनए कोशिका झिल्ली में, प्लस ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी इसका योगदान रहेगा। तो इसीलिए इसका साइकिल जो है आपको पढ़ाया भी जा रहा है और इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। फास्फोरस भी जीवों के लिए अति आवश्यक पोषक में से एक है। जीवों में निम्नलिखित के लिए फास्फोरस महत्वपूर्ण है। क्या क्या बनता है फास्फोरस से, जैव कलाएं, वही हमने जो कहा सेल मेम्ब्रेन जो बन रही है, या किसी भी एनिमल की बाहरी लेयर है, जैसे अभी मोलस्का देखोगे आप,
मोलस्का के जो शेल होता है, ऊपर जो कवर होता है, पाइला पढ़ा था 11th में, है ना। शेल होता है जो समुद्री जीवों में, स्नेल का, उनमें भी फास्फोरस होता है। तो प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। क्या बनी होती है? हमारी जो जैव कलाएं हैं, वही सेल मेम्ब्रेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, सीएम, चीफ मिनिस्टर नहीं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो ये फॉस्फो कहां से आया? वहीं से तो आया है, फॉस्फेट ग्रुप। नाभिकीय अम्ल, डीएनए ले लो आप, आरएनए ले लो, सब किसके बने हुए हैं? 3 चीजें हैं उसमें, एक तो पेंटोज शुगर, उसके बाद नाइट्रोजेनिक बेस, डीएनए पढ़ लिया, और फिर फॉस्फेट, यही तो पढ़ा था। तो यहाँ पे भी फॉस्फेट है। फॉस्फोरस डीएनए व आरएनए दोनों का प्रमुख घटक है। पता होना चाहिए आपको, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये सब क्वेश्चन बनने वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। ऊर्जा स्थानांतरण तंत्र, अब एनर्जी फ्लो कैसा होता है या एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है फॉस्फोरस से, मतलब वही साइकिल कैसे चलता है। फास्फोरस कोशिका की ऊर्जा करेंसी कहे जाने वाले यौगिक एटीपी का अभिन्न अंग है। एनर्जी की फॉर्म में भी काम में आ रहा है, बात बता दी मैंने आपको स्टार्टिंग में, है ना। एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक एडीपी भी होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसमें फॉस्फेट जुड़ता है तब एटीपी बनता है, ठीक है। एटीपी और जीटीपी, क्रिएटिनिन, फॉस्फेट आदि ऐसे पदार्थ हैं जो जीवों के ऊर्जा स्थानांतरण का हिस्सा है, ठीक है। ये सब ऊर्जा प्रोवाइड करवाते हैं आपको। अनेक जंतु जैसे मोलस्क, ये भी बात बताइए आपको, फास्फोरस बाहरी कंकाल जिसको शेल कहते हैं, जैसे बाहरी कंकाल बनाने हेतु आवश्यक होता है। उसकी जो शेल होती है, कवच होता है बाहर वाला, पाइला हो आपका, स्नेल हो आपका, सीप हो कोई, उन सब के उसमें कैल्शियम कार्बोनेट तो है ही। कई बच्चे बोल रहे हैं मैम वो तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लेकिन उसके साथ फॉस्फेट भी होता है ना। एक ही कंपोनेंट थोड़ी ना है, बहुत सारी, सिलिका भी होता है किसी किसी में। तो डिपेंड करता है कौन सा मॉलस्क है, जैसे शेल कैसी है, किस चीज की बनी होती है, उस पर डिपेंड करता है। अब भंडारण कैसे होता है, वही आता कहां से है फॉस्फोरस? तो हमने कहा रॉक से, चट्टानों से आता है। चट्टाने फॉस्फोरस का प्राकृतिक भंडारण है। जितनी भी आपकी ये चट्टाने हैं उनमें सब में क्या भरा हुआ है? फॉस्फेट, है ना। मैं पी लिख रही हूं, पूरा फॉस्फेट नहीं लिख रही। फॉस्फोरस चक्र एक अवसादी चक्र है, ये बात हम कर चुके हैं। मैंने कहा आपको कि गैसीय चक्र में हमें सिर्फ कार्बन पढ़ना है, अवसादी चक्र में जो है हम फॉस्फोरस पढ़ेंगे। चट्टानों में धीमे धीमे होने वाली वेदरिंग से फॉस्फोरस मुक्त होता है। सल्फर का मैं बता चुकी हूं, सल्फर भी एक क्या है? सल्फर भी एक क्या है? अवसादी चक्र ही है। और इसका भी ऐसे, ये भी सल्फेट की फॉर्म में चट्टानों से ही मिलता है, सेम है दोनों का, ठीक है। ज्यादा फर्क नहीं, ज्यादा फर्क नहीं है सल्फर वाले चक्र में और फास्फोरस वाले चक्र में। बस वो ये भी चट्टानों से आएगा, फिर पानी में घुलेगा, फिर अलग अलग कंपोनेंट्स बनाएगा। सल्फर भी आपके डीएनए में भी मिलता है, कुछ पार्ट सल्फर का, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे सल्फर आपको मिलेगा सल्फेट की फॉर्म में या नॉर्मल सल्फर की फॉर्म में। प्रोटीन के निर्माण में भी सहायक होता है, तो उसके भी कई अपने अपने काम है, लेकिन एनसीईआरटी ने उसके बारे में इतना डिटेल नहीं दे रखा, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। मनुष्य कृत्रिम या रासायनिक खाद्य के रूप में फॉस्फोरिक अम्ल फॉस्फोरिक को मृदा में युक्त करते हैं। जो खाद बनाते हैं किसान, उसमें भी फॉस्फोरस डालते हैं, क्योंकि प्लांट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हमने कहा डीएनए बन रहा है भाई, सेल मेम्ब्रेन बन रही है, तो प्लांट को वृद्धि करने के लिए फॉस्फोरस तो चाहिएगा। तो क्या करते हैं, या तो रासायनिक खाद के रूप में डाल देते हैं जमीन में, और या फिर प्राकृतिक रूप से कैसे आ रहा है? वेदरिंग। वेदरिंग बताया था आपको, मिट्टी बनने का जो प्रोसेस होता है। मिट्टी कैसे बनती है? मिट्टी चट्टानों से ही बनती है। चट्टानों पे वही बहुत हाई टेम्परेचर, प्रेशर की वजह से धीरे धीरे चट्टाने पहले छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थरों में बदलती है ना, जिसको हम स्टोन्स कहते हैं। उसके बाद फिर छोटे पत्थरों में बदल देती है, जिसको हम पेबल्स कहते हैं। फिर पेबल्स में और अधिक चूरा होता है, तो पहले वो कंक्रीट वाली सैंड जैसी सॉइल बनती है, फिर सैंड से और पीसती है वो, तो वो क्ले या लोमी की तरफ जाती है। उस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं, चट्टानों से मिट्टी बनने की प्रक्रिया। तो वेदरिंग का जब प्रोसेस होता है, तो वेदरिंग में जब मिट्टी बनेगी तो मिट्टी में फॉस्फेट होगा, वही फॉस्फेट इधर उधर बह के जाएगा, खेतों में जाएगा, नदियों में जाएगा, जमीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर में जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आएगा कहाँ पे? वो प्लांट उसको अवशोषित करके अपने अंदर ही लेंगे, ठीक है।
फॉस्फोरस चट्टानों में फॉस्फोरस फॉस्फेट के रूप में उपस्थित होता है, या तो फॉस्फोरस के रूप में मिल जाएगा नॉर्मल, या फिर फॉस्फेट के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, PO4 की फॉर्म में। अब इसका साइक्लिंग कैसे होती है, चक्रण कैसे होता है। कार्बन में भी हमने यही दो चीजें पढ़ी थी, भंडारण और चक्रण, आता कैसे है और उसका साइक्लिंग कैसे होता है। वेदरिंग की प्रक्रिया में मुक्त हुआ फॉस्फोरस पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। आपको भाई ये डायग्राम बनाने हैं, जैसे मैंने कार्बन में आपसे बनवाया था, आपकी थोड़ी इमेजिनेशन आप यूज करके बना सकते हो। क्या हुआ, चट्टान बना दो, यहाँ पे एक, यहां से बता दो फॉस्फोरस और एक फॉस्फेट फॉर्म भी बता दो। कहाँ आ गया ये, नदियों में, मिट्टी में, है ना, थोड़ी सी एक नदी भी बना देना थोड़ा साइड में, तो दोनों ही चीजें पूरी हो जाएगी, नदी वाला सीन भी आ जाएगा और मिट्टी वाला सीन भी आ जाएगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी चट्टानों से नदी में ही जाए, मिट्टी में भी तो जा सकती है वेदरिंग, ठीक है, वेदरिंग होके। तो भाई एक नदी भी बना लेते हैं, चलो ये नदी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लांट उगा हुआ है, क्या करेगा ये, जड़ों की हेल्प से फॉस्फोरस को ले लेगा। इधर से जो नदी के अंदर या तालाबों के अंदर जो जू प्लैंक्टॉन्स है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, छोटे स्मॉल प्लांट्स है, वो भी क्या करेंगे, फॉस्फोरस लेंगे, तो उनमें आएगा, उनको कोई और खाएगा, मान लो फिश ही खा रही है और कोई नहीं, तो फिश के अंदर फॉस्फेट जाएगा। इधर इनको कौन खाएगा, दूसरे एनिमल, शाकाहारी जो जीव हैं, है ना, हर्बीवोरस, हर्बीवोर्स खाएंगे इनको। हर्बीवोर्स को फिर कौन खाएगा, मांसाहारी यानी कि कार्निवोर। फिर मांसाहारी मर जाएंगे, जब सॉइल के अंदर मिल जाएंगे, तो वही वापस से मिट्टी के अंदर फॉस्फेट आ जाएगा। बस यही तो कहानी है। ऐसे वाटर बॉडीज में भी होगा। अतः पौधे में उपस्थित फॉस्फोरस पहले शाकाहारियों और फिर मांसाहारियों के शरीर में पहुंच जाता है। पेड़ पौधे व जंतुओं के मृत शरीर व जंतुओं के अपशिष्ट, या तो वो मर जाए, दोनों में से कोई मिट्टी के अंदर मिल जाए, या फिर अपशिष्ट बच जाए, उनका सड़ रहे हैं, बैक्टीरिया उनको खा रहे हैं, केचुए मिट्टी को खा रहे हैं, तो उसके थ्रू भी क्या होता है, पदार्थों का फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये कौन से बैक्टीरिया हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो फॉस्फेट को डाइजेस्ट करते हैं, फॉस्फेट को अलग करते हैं। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले बैक्टीरिया भी होते हैं, जो नाइट्रोजन को नाइट्राइड, नाइट्रेट और अमोनिया में बदलते हैं। ऐसे ये फॉस्फेट सोल्यूबलस बैक्टीरिया है। आपको इनका नाम, मतलब वैसे कोई एग्जांपल याद नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि इन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, क्योंकि ये फॉस्फेट को सोल्यूबल कर रहे हैं मिट्टी के अंदर, ठीक है, डिजोल्व कर रहे हैं, उसको अपघटन करते हैं और इसमें फॉस्फोरस मुक्त हो जाती है। भाई मिट्टी में मिल गई, आ गई वापस मिट्टी के अंदर, मिट्टी से ही चट्टान में गई थी, चट्टान से वापस मिट्टी के अंदर आ गई है। क्योंकि ये अवसादी है तो आपको यह जो एयर वाला कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये गैसीय चक्र नहीं है, ये अवसादी चक्र है। तो ये था फॉस्फेट का, ज्यादा कोई लंबा नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा कि सल्फर जो है वो भी इससे मिलता जुलता ही रहेगा। फॉस्फोरस चक्र और कार्बन चक्र से निम्न बातों में भिन्न है। इसका क्वेश्चन शायद पीछे भी दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, और पूछा भी गया है कई बोर्ड्स में। क्या डिफरेंस है फॉस्फोरस और कार्बन चक्र में? पहला तो यही है कि वो तो गैसीय फॉर्म में और ये अवसादी फॉर्म में, ठीक है। दूसरा, कार्बन का जितना साइक्लिंग चलता है वायुमंडल के थ्रू, क्योंकि वो गैसीय है तो उसमें वायुमंडल का बहुत योगदान होता है, कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ली जाती है। लेकिन फॉस्फोरस के साइक्लिंग में वायुमंडल का कोई ऐसा योगदान नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आप सांस के थ्रू फॉस्फोरस ले रहे हो या सांस के थ्रू फॉस्फोरस निकाल रहे हो, ऐसा कोई प्रोसेस आप नहीं करते। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कार्बन के कंपैरिजन में। हमें वायुमंडल से फॉस्फोरस इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं मिल पाती जितनी कार्बन मिल पाती है। यही दो तीन फर्क है। पहला क्या है, कार्बन चक्र के विपरीत फॉस्फोरस श्वसन के माध्यम से वायुमंडल में मुक्त नहीं होती। ये मैंने कहा, ऐसा नहीं आप सांस से फॉस्फोरस निकाल रहे हो, सांस से फॉस्फोरस ले रहे हो, ऐसा तो नहीं करते। कार्बन में ऐसा होता है। कार्बन में हम कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन को निकालते हैं, और जब प्लांट खाते हैं, जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ऐसा फॉस्फोरस में ऐसा कुछ नहीं है। एक तो वही फर्क हो गया गैसीय और अवसादी, वो भी लिखना है आपको। वर्षा के माध्यम से फॉस्फोरस की वायुमंडलीय आवक कार्बन की अपेक्षा बहुत कम होती है ना। जैसे बारिश हो रही है
तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में है ही, तो वो पानी के साथ कार्बोनेट की फॉर्म में, है ना, कार्बनिक अम्लों की फॉर्म में आ जाती है। जैसे मान लो पानी से मिलके उसने कुछ कार्बनिक अम्ल बना दिए, उससे वो अर्थ पे आ जाएगी, जमीन पे आ जाएगी। लेकिन ऐसा फास्फोरस जनरली नहीं करता, वो पानी से रिएक्शन या पानी के साथ कुछ अम्ल बना के अर्थ पे नहीं आता। ठीक है, जीवधारी और वायुमंडल के बीच गैसीय विनिमय नगण्य होता है। भाई गैसीय है ही नहीं है, ये तो रॉक के अंदर रह रहा है, अवसादी प्रकार का है, तो गैसीय विनिमय भी इसका कैसा रहेगा, नगण्य रहता है। किसका, फास्फोरस का। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी में दे भी रखी है, क्वेश्चन भी दे रखा है। अब एक कच्चा डायग्राम बना लें आप बोले तो। क्या बनाए भाई, अभी जो मैंने रफ में समझाया। ठीक है, ये हो गया आपका पानी, वाटर बॉडीज बना दे, यहाँ पे एक दो फिश बना दो ऐसी, है ना, प्लांट्स बना दो, यहाँ पे जू प्लैंक्टॉन्स बना दो, कुछ डायटम्स, ठीक है, और प्लांट बना दो थोड़े से छोटे मोटे इस तरह से। यहाँ पे एक चट्टान बना दो, यहाँ पे फॉस्फेट दिखा दो, फास्फोरस दिखा दो। क्या होगा, धीरे धीरे वेदरिंग होगी। वेदरिंग से क्या होगा, फास्फोरस घुल के यहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे भी चला जाएगा मिट्टी की फॉर्म में, है ना। ये तो भाई वाटर बॉडी है, यहाँ पे बना दूँ कुछ मिट्टी जैसा, ये लो, ये मिट्टी बना दी। यहाँ पे भी पौधे उगे हुए हैं, पेड़ उगा हुआ है, कोई पेड़ भी बना सकते हो आप। ठीक है, अब ये फास्फोरस है, ये कौन लेगा, वेदरिंग हुई, फास्फोरस या फॉस्फेट आ गया पानी के अंदर, ये फॉस्फेट कौन लेगा, प्लांट लेंगे। इन प्लांट को कौन खाएगा, भाई शाकाहारी, फिश खा रही है, या फिश नहीं खा रही है तो कोई जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन्स जो प्लांट को खा रहे हैं छोटे मोटे, है ना, कोई स्नेल हो गया, है ना, कोई सीप हो गई, कोई सीप भी बना दो ऐसी, ये खा रहे हैं। फिर इनको मान लो ये फिश खा रही है मांसाहारी, तो ये मांसाहारी हो गई, इसको शाकाहारी बना दो। भाई फिश भी तो होती है शाकाहारी, जरूर थोड़ी फिश सिर्फ मांस ही खाती है। फिर ये दोनों क्या हो गए, मृत हो गए। मृत हो गए तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए तो इनका क्या हो जाएगा भाई, डीजेनरेशन हो जाएगा, अपघटन। ऐसे इधर प्लांट की बात करो, इधर इसको कौन खा रहा है, इधर इसको जो है कुछ भी खा रहा है भाई, ग्रास ऊपर खा रहा है एक, ऐसा मान लो, है ना, टिड्डू खा रहा है, टिड्डे को है जो मेंढक खा रहा है, मेंढक को कोई और खा रहा है, फिर वो भी मृत हो गया, है ना, मृत हो गया तो उसका भी अपघटन हो जाएगा, और अल्टीमेटली वापस जो है फॉस्फेट कहाँ चला जाएगा, रॉक में, सॉइल में, जिसको भी आप एग्जांपल, इधर थोड़ी सी सॉइल बना देना, इधर पानी, तो दोनों बॉडीज का काम हो जाएगा। वायुमंडल में इसका योगदान कम रहेगा, क्योंकि ना तो हम कोई रेस्पिरेशन के थ्रू फास्फोरस ले रहे हैं ना दे रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ डायग्राम आप जो है क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका फास्फोरस चक्र। ठीक है, ये तो भंडारण है, ये तो भंडारण हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये चक्रण हो रहा है, साइक्लिंग हो रही है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है, छोटा सा ही टॉपिक है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर ये शायद खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए